हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा अक्षर पढ़ना है, अर्थात छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हमको लेंस का उपयोग करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई हो रहा है। तो निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होता है तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। जब निकट की वस्तु सही से नहीं देख पाते हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ई तो बिल्कुल नहीं होगा। ई भी 50 सेंटीमीटर, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। ये दोनों ऑप्शन क्या है? एक ही। तो ऑप्शन ए या तो फिर सी ले सकते हैं। अवतल लेंस का भी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह जो मतलब कि दूरदृष्टि दोष हुआ, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस। तो कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, या तो फिर सी भी वही ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन इसे ही पूछा जा सकता है कि साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? जैसे ये आपका समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में यहाँ एक व्यक्ति है। अगर ये 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर की ओर जा रहा है तो प्रतिबिंब इधर जो बनेगा, ई भी आएगा कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ई भी आएगा कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड। ई भी आएगा कितना मीटर? 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आएगा। तो कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 4 मीटर प्रति सेकंड से ई भी, और उधर अंदर से प्रतिबिंब भी 4 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। दोनों उतना ही से आएगा। तो 4 और 4 कितना महसूस होगा? कितना आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ। क्योंकि इधर से ई भी जाएगा तो अपना भी चाल, और उधर से ऊ भी आएगा तो उसका भी चाल, तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह प्रतिबिंब जो है आता हुआ प्रतीत होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आंख में उत्पन्न दोष होता है, वह होता है दीर्घ दृष्टि दोष, या इसी को हम कह सकते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष या तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है जब फोकस दूरी बढ़ जाता है। तब जब आंख की फोकस दूरी जो है वह बढ़ जाता है तो कौन सा दोष होता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और यही अगर बात कर ले तो निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम होता है। विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। यानी विद्युत आवेश का क्या है? कूलॉम। विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, यानी विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है मात्रा। विभवांतर का क्या है? विभवांतर का क्या है मात्रक? वह है वोल्ट। और किसका है? कूलॉम। विद्युत आवेश का इकाई क्या? कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
एक धन और दूसरा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसके द्वारा किया गया था वह है, तो देखिए कूलॉम नहीं, थेल्स नहीं, सर्ट थॉमसन ब्राउन नहीं, तो क्या हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने विद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण, इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक पदार्थ को 1 कूलॉम धन आवेश में आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसकी संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो चलिए देखते हैं। ये 6.1 थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 कूलॉम धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 6.25 × 10 के पावर कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नॉर्मल का 10 नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल नहीं। कुंडली देखिए यहाँ पर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। कोई कुंडली है, अब उसमें चुंबक के बीच अपेक्षित गति, अगर कोई कुंडली है, अब इस कुंडली में अगर चुंबक बार बार गति करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं गति करा रहे हैं, तो एक कुंडली में जो है ना विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जब एक कुंडली होता है, जैसे एक कुंडली है इस तरह से लगता हुआ, और उसमें जब चुंबक को बार बार गति कराते हैं तो उस कुंडली में क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। जब कुंडली में चुंबक को बार बार गति करवाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, किसमें कुंडली में। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए विद्युत चरित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चरित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं, प्रेरित विद्युत पर नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चरित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत चरित्र का सिद्धांत। विद्युत चरित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए लघु पतन समझिए क्या होता है। लघु पतन में जब गर्म तार और ठंडा तार, यानी गर्म तार और ठंडा तार जिसको उदासीन तार के नाम से जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सट जाता है। तो जब सटता है तो जिसके कारण जो है वहाँ पर उस तार का, उस बिंदु का प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाता है, एकदम प्रतिरोध कम हो जाता है, मतलब कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है, वहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और जब प्रतिरोध कमेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध कमेगा तो धारा का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो लघु पतन किसको कहेंगे, गर्म तार और ठंडा तार, जिसको शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं। जब दोनों सटता है तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को लघु पतन कहा जाता है। इस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है तो बहुत अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाता है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध जो होता है वहाँ पर कम हो जाता है। इसकी वजह से धारा का मान क्या होता है बढ़ जाता है, उस कंडीशन में धारा का मान क्या होता है बढ़ जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न धातु में कौन NaOH के विलयन से H2 देता है। तो निम्न धातु में कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 यानी हाइड्रोजन गैस देता है। तो मैग्नीशियम नहीं देता है, कॉपर नहीं देता है, एल्युमिनियम देता है। NaOH के विलयन से कौन सा गैस देता है H2। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम धातु अगर अभिक्रिया करेगा NaOH से तो कौन सा गैस देगा हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए आगे, यदि विलयन का pH मान 13 है, तो विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ है कि यह है। चलिए इसको समझिए थोड़ा सा पहले। हम लोग को pH मान में लोग पढ़े, विलयन का pH मान अगर बात कर लें तो यहाँ पर 7 अगर है तो उदासीन विलयन का pH मान होता है।
और 7 से जैसे ही कमते जाएंगे, जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3, 2, इस तरह से और इधर घटते जाएंगे। आप 7 से इधर बढ़ते जाएंगे, 7 से इधर बढ़ते जाएंगे। तो जब 7 से कम होगा तो उस सब के सब होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, और जब 7 से अधिक होता है तो वो होता है किसका, क्षारीय विलयन का पीएच मान, और 7 जो होता है वो है किसका, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो देखिए इधर की ओर ध्यान रखेंगे कि क्षारीयता जो होती है बढ़ती है, इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, और अम्ल वाला में इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि पीएच मान जितना ही कम होगा, 7 से जितना ही पीएच मान कम, उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, मतलब उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। और क्षारीय की बात कर ले तो पीएच मान जितना अधिक होगा, इधर 7 से 8, 9, 10 इस प्रकार से आगे जितना होगा, तो क्षारीय जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रबलता उतना ही अधिक, और अम्लीय जितना कम होगा उसकी प्रबलता उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो 7 से अधिक है, तो स्वाभाविक है क्षारीय विलयन है, और 13 के मतलब कि 7 से काफी दूरी पर है, तो यहाँ पर क्षीण अम्लीय माने दुर्बल अम्लीय, या फिर क्षीण भास्मिक यानी दुर्बल भास्मिक, प्रबल अम्लीय तो अम्लीय तो होगा नहीं, अम्लीय सबसे पहले दोनों क्लियर खत्म हो गया। अब क्षीण भास्मिक और प्रबल भास्मिक, तो देखिए क्षीण भास्मिक जैसे पीएच मान 8 है, उसके बाद मतलब 7 के करीब में है तो क्षीण होगा, लेकिन 13 है तो काफी ज्यादा है, उधर जो क्षारीयता बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, प्रबल भास्मिक होगा। यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है कि प्रबल भास्मिक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, तो P4 होता है। साधारण ताप पर क्या होता है फास्फोरस का अणु सूत्र, तो P4 होता है। कितना होता है, P4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में रहता है, सब लोग को पता होगा कि पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। तो चलिए ध्यान देंगे, जब पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल जब मिश्र धातु है तो किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। यानी किसका मिश्र धातु है, पीतल, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का, तांबा और जिंक का यानी जस्ता का मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धातु की प्रकृति क्या होती है। तो एक चीज याद होगा आप लोगों को कि धातुओं की अंतिम कक्षा में जो होता है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए जब किसी के साथ भी यौगिक बनाता है तो यौगिक बनाने के दौरान क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, किसी से ग्रहण नहीं करता है बल्कि त्याग करता है। तो त्याग करने वाला क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। यानी धातुओं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति क्या हो गई, विद्युत धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इस कंडीशन को कि कहाँ पर निषेचित होता है अंडाणु। यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या होता है, इस प्रकार से फिंगरी होता है और यहाँ पर अंडाणु होता है। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर अंडाणु है। अब देखिए यहाँ से ये आपका फैलोपियन नलिका, यहाँ से ये वाला क्या है नली, फैलोपियन नलिका है। ये क्या है, फैलोपियन नलिका। तो अंडाणु जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होता है तो यहाँ से अंडाणु निकला और यहीं पर यानी फैलोपियन नलिका में ही, यहीं पर यानी फैलोपियन नलिका में ही क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में ही। तो अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर, फैलोपियन नलिका में होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका में। इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं, या इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, क्योंकि अंडाणु को ले जाने वाला है तो इसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म में बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए स्टार्टिंग श्वसन की क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में, और उसके बाद फिर क्या होता है मतलब कि उसके बाद जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि श्वसन की जो पूर्ण क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, कोशिकीय ऊर्जा गृह के भी
उसकी है ऊर्जा गृह के भी नाम से जानते हैं, गृह के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि इसको हम लोग बिजली घर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिजली घर। क्यों, क्योंकि जो भी ऊर्जा हम लोग में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है श्वसन के दौरान, भोजन ऑक्सीकृत होता है, तो उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा निकलता है, एटीपी के रूप में यही माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है। एटीपी के रूप में यही माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, जिसके वजह से इसको हम लोग उसकी ऊर्जा के नाम से जानते हैं, बिजली घर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दबाव होता है, जिसको हम एक धड़कन कर सकते हैं कि एक बार हृदय का सिकुड़ना फिर फैलना। तो जब सिकुड़ने फैलने की जो क्रिया है, यानी मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन का दाब होता है, तो स्वच्छ मनुष्य का यही जब बढ़ता घटता है तो कहते हैं कि बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या तो घट गया। तो ये स्वच्छ मनुष्य का 120 बाई कितना होता है, 80 होता है। 120 बाई कितने होते हैं, 80। 120/80 अगर है तो वह मनुष्य क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है वह एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव होता है। पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है संभव, एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव होता है पत्तियों का मुरझाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? अब फल जो बेचता है, फल को पका के बेचता है, तो फल बेचने वाला जो उपयोग करता है वह उपयोग करता है एथाइलिन, यानी एथिलीन भी लिखा हुआ रहता है, एथिलीन। ये फल बेचने वाला, यानी फल लिखा हो कहीं पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला जो है हार्मोन किसको कहते हैं, इथाइलिन यानी एथिलीन कहलाता है। कौन है, एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 4। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बाबू? तो चलिए कितना हो गया, 4 हो जाएगा। यानी कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण खून की कमी, बिल्कुल नहीं। असुरक्षित यौन संपर्क, एड्स जो रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। अगर यौन संबंध वैसे व्यक्ति जिसको एड्स पहले से हो चुका है और उसके साथ यदि संबंध बनाया जाता है, विसर्जन की क्रिया किया जाता है, तो उसको भी एड्स हो जाता है, जो व्यक्ति निषेचन की क्रिया करता है। यानी कहने का मतलब कि असुरक्षित यौन संपर्क इसका क्या हो जाएगा, कैंसर। ये सब बिल्कुल नहीं हुआ, इस सब की कमी की वजह से बिल्कुल नहीं होता है एड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो चमगादड़ पक्षी के पंख, ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ और पक्षी का पंख दोनों के पंख में अंतर है, माने बनावट एक जैसा नहीं है, लेकिन काम दोनों है कि चमगादड़ जो है वो भी पंख से उड़ने का काम करता है और पक्षी भी पंख से उड़ने का ही काम करता है, लेकिन उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है एक जैसी नहीं है। इसीलिए यह कौन सा अंग होगा, समरूप अंग। क्योंकि समरूप अंग की परिभाषा होता है कि जब 2 जीवों के जो अंग हैं वैसे अंग जिसकी बनावट एक जैसा नहीं है लेकिन उसके कार्य एक ही है, काम एक ही करता है, तो वह कौन सा कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी के जो पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, तो समरूप अंग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समरूप अंग का उदाहरण है। अगला, वे पदार्थ जो जैव पैटर्न द्वारा उपघटित, यानी जैव पैटर्न द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होना चाहिए था, अपघटित
हो जाते हैं वह कहलाते हैं। तो देखिए अपघटित होने मतलब जैसे सब्जी का छिलका ही सड़ गया, सड़ करके मिट्टी में बदल गया। प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है, उसको पृथ्वी के अंदर दबा कर छोड़ देंगे कभी अपघटित नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चेंज होकर के बदल करके किस में बदल जाते हैं, वह बदल जाएंगे मिट्टी में बदल जाएंगे। तो जब अपघटित होने वाले पदार्थ हैं वह कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, और जो अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है वह कहलाता है अजैव निम्नीकरण। इसको अजैविक कारक नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, जो अपघटित नहीं होता है उसको कहेंगे अजैव निम्नीकरण कहते हैं, उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरण कहेंगे उसको, ठीक है। जैव निम्नीकरण किसको कहेंगे, जो अपघटित हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरण बोलेंगे। तो वे पदार्थ जो जैविक परिक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए सोलर कुकर में जो उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो सोलर कुकर में खाना बनता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो सेम वही हो जाएगा आंसर, कौन सा, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण, यानी कौन सा क्या होता है, अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। चलिए कंप्लीट हो गया, अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।